गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेरे संग की औरतें का आगे का पैरा पढ़ेंगे। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आईं और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बने सवा शेर। लेखिका ने बताया है कि लेखिका अपने भाई बहनों का परिचय देती हैं कि उनके पास एक भाई है और बाकी 3 बहनें, एक भाई वो लेखन का कार्य करते हैं, जबकि बीच की 2 बहनें उनका लेखन का कार्य नहीं करती हैं। और लेखिका ने उनका परिचय अदेवी का कर दिया है और जो परदादी के मन्नत से प्रार्थना से वो इस धरती पर जन्म ली हैं, उन्हें सांस लेने की ज़्यादा ज़रूरत हो, ऐसा समझ में आता है। इसीलिए पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। किंतु यहाँ हम शेर थे तो हमारी गैर लेखिका बने जो लेखन का कार्य नहीं करती थी, वह उससे भी बढ़ चढ़ कर थी, सवा शेर थी। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि वो थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी। लेखिका ने बताया है कि जो लेखिका की बहन चौथे नंबर की बहन रेणु है, उसका स्वभाव अलग है। जब दोपहर के समय घर की गाड़ी उन दोनों अचला और रेणु को लेने के लिए स्कूल जाती थी तो रेणु उसमें बैठने से मना कर देती और कहती थी कि यदि हम इस गाड़ी में बैठकर स्कूल आएंगे जाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा यह सामंतशाही का राज है, प्रतीक है। और पिताजी ने उसका ज़्यादा दुलार किया था, ज़्यादा प्यार किया था, इसलिए वह थोड़ा बिगड़ भी गई थी। पिताजी के ज़्यादा दुलार प्यार का ही यह परिणाम था, यह नतीजा था। और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, किंतु पिताजी उसके रवैये को देख करके जलते भुनते रहते थे, कुटते रहते थे। जब देखते थे कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है, रेणु पीछे पीछे धूप में गर्मी में पसीने से भीगकर चली आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ से इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। लेखिका ने बताया कि लेखिका के चौथे नंबर की वहाँ रेणु अलग स्वभाव की थी। वो पढ़ना लिखना भी नहीं चाहती थी। किसी तरह से स्कूल को उसने पास किया। जब बीए में इम्तिहान देने की बारी आई तो अपनी जिद पर अड़ गई और उसे तर्क वितर्क करने लगी कि बीए करने से क्या फ़ायदा होने वाला है। यदि इससे कोई फ़ायदा होगा तभी मैं इम्तिहान दूंगी, तभी मैं परीक्षा दूंगी, और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा तो मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगी। सभी लोगों ने तरह तरह से समझाया, तर्क दिए, किंतु वह नहीं मानी। माँ ने कहा, तुम अपने पिताजी से यह प्रश्न पूछ सकती हो, इसका उत्तर पा सकती हो। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो ईगो से माँ बाप के काम आता रहा है। लेखिका ने कहा कि जब पिताजी से उसने प्रश्न पूछा, पिताजी से सवाल किया, उसने कहा कि पढ़ने से बीए करने से तुम नौकरी कर सकती हो, अच्छी शादी कर सकती हो, लोग तुम्हें इज्जत से सम्मान से देखेंगे। किंतु यह तर्क कोई विश्वसनीय नहीं लगा, कोई शोभनीय नहीं लगा। फिर पिताजी ने उसी कुतर्क का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि बीए करो, क्योंकि यह मेरा आदेश है, मैं कह रहा हूँ, मेरी आज्ञा है। रेणु ने बीए तो कर लिया सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाया। सच बोलने में वह माँ से भी आगे थी।
गनीमत यह थी कि आधा समय उसका सच सुनकर लोग सोचते थे या मजाक कर रही है, उपहास कर रही है। इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसा लेती थी, लोगों का मनोरंजन कर लेती थी, लोगों को आनंदित कर लेती थी। आज भी जब उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है, मुझे इत्र नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो रोज स्नान करती हूँ, नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। लेखिका ने अपने तीसरे नंबर की बहन चित्रा का वर्णन किया है। चित्रा का परिचय दिया है कि वह कॉलेज पढ़ने जाती थी, किंतु वह अपने से ज़्यादा अपने मित्रों, अपने शिष्यों को पढ़ाने में लगी रहती थी। इसलिए परीक्षा के समय उसके अंक, उसके नंबर कम आ जाते थे, उसके शिष्यों के ज़्यादा आते थे। और यह सब हमारे यहाँ चलता था। जब उसकी शादी का समय आया तो एक ही नज़र में उसने कह दिया कि मैं जब भी शादी करूँगी इसी लड़के से करूँगी। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था, वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की परेशानी, कोई मुश्किल नहीं पैदा हुई। उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर, इस प्रकार के तर्क को सुनकर, सोच को सुनकर किसी ने उस बात को आगे बढ़ाना नहीं समझा, किसी ने उस बात को तूल नहीं दी। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लेखन का रोग लगा लिया। लेखिका ने अपनी सबसे छोटी बहन का परिचय दिया, अचला, जो कुछ मंद बुद्धि लगती थी। पिता का कहा मानकर उसने अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई भी की, पास हुई, पिता की पसंद से शादी भी की। किंतु वह अपने इस लेख पर, इस नियम पर चल नहीं पाई। घर बार में उसका मन नहीं लगा। मंजुल और लेखिका की तरह वह भी 30 की उम्र पार करते करते लेखन का कार्य करने लगी। लेखन कार्य ही उसका जीवन का क्षेत्र बन गया। एक बात हमने एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार के उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तो डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। लेखक ने बताया है कि हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने वाले थे। हमने परंपरागत तरीके से अपने घर परिवार को चलाया नहीं, किंतु उनमें किसी प्रकार की कमी भी नहीं आने दी। हमारा यह विश्वास था कि घर परिवार बदलने से कुछ हासिल नहीं होता, कुछ सिद्ध नहीं होता। घर में रहकर अपनी मर्जी से जी लो, अपनी इच्छा से जी लो, अपनी आज़ादी से जी लो, यह काफ़ी होता है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। लेखिका ने बताया कि शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे शहर, छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहती थी, जहाँ पर मर्द औरत, पति पत्नी ही क्यों ना, किंतु एक साथ पिक्चर देखने पर भी एक सीट पर नहीं बैठ सकते थे, वहाँ अलग अलग बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची। वहाँ उनके इस पुरानी सोच को, पुरानी पाखंड को, आडंबरा को मैंने मिटाने का प्रयास किया, बदलने का प्रयास किया। मैं नाटकों में मंचन करने का, अभिनय करने का शौक रखती थी और मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। और मेरे प्रयास से वो सभी शादीशुदा औरतें
गैर मर्दों के साथ भी नाटक करने के लिए तैयार हो गईं। हमने 4 साल तक कई नाटक किए और उसी के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे थे, स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लेखिका ने बताया कि जब वह बिहार से गईं तो कर्नाटक में जाकर रहने लगी, बागलकोट रहीं। उनके 2 बच्चे थे और जब वो बागलकोट गईं तो बच्चे स्कूल जाने के लायक हो गए थे, किंतु वहाँ पर कोई ढंग का कोई अच्छा स्कूल नहीं था जहाँ वे अपने बच्चों का दाखिला करा सकें।